वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो से पहले हमने पिछली वीडियोस के अंदर ये जो हमारा टॉपिक वर्ब है इसको कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है और बड़ी डिटेल में इसको पढ़ा है, हर एंगल से इसका एनालिसिस कर लिया है और कुछ एक्सरसाइजेज या सेल्फ टेस्ट जो है एंड पे हमने वो भी जो है उनको भी सॉल्व किया है। और अब लास्ट में हम जो है दो कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज करना चाह रहे हैं। इस एक्सरसाइज जो इस वक्त आप देख रहे हैं इसको हम इसका जो नाम है वो है करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स एक्सरसाइज। इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है वो करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स ऑफ एक्सप्रेशन वाली एक्सरसाइज होगी। अब इन एक्सरसाइजेस के अंदर क्या करते हैं कि जो हमारा टॉपिक कोई भी टॉपिक होता है, जैसे कि अभी हम वर्ब पढ़ रहे हैं, इनके अंदर हम उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक एग्जाम्पलरी जो एरर जो है सेंटेंस उसको हम करेक्ट करते हैं। यानी डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर या लिखते हुए स्टूडेंट जितनी किस्म की भी गलतियां करते हैं वो सारी की सारी गलतियों को हम यहाँ पे करेक्ट करते हैं। और इस एक्सरसाइज का फ़ायदा ये है, प्रैक्टिस तो होगी, करेक्शन भी होगी। जो हमने पीछे पढ़ा है टॉपिक के हवाले से, जैसे भी वर्ब है तो वर्ब के हवाले से जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो सारे के सारे रूल्स जो हैं इन सेंटेंसेस की करेक्शन के दौरान आपके रिवाइज हो जाएंगे। और मैं बड़े दावे से कहता हूँ और मुझे उम्मीद भी है इंशाल्लाह कि जब आप लोग इन दो एक्सरसाइजेस को कर लेंगे तो किसी भी एग्जाम के अंदर अगर करेक्शन ऑफ एरर वाला क्वेश्चन वर्ब से रिलेटेड है तो इन दो एक्सरसाइजेस को देखने के बाद वो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें इंशाल्लाह तमाम तरह के जो है एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस यानी जो कॉमनली मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स या वो वाले क्वेश्चन जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं इंशाल्लाह उनको हम कवर करेंगे। तो इसमें सिंपल तरीकाकार यही है, इधर इनकरेक्ट सेंटेंस है इधर करेक्ट है, तो जो इनकरेक्ट सेंटेंसेज हैं उनको हम करेक्ट करेंगे। और यहाँ पे ये हमने टॉपिक लिखा होगा, यानी जो करेक्शन का होगा हमारा जो सेगमेंट चल रहा होगा उसके एग्जाम्पलरी सेंटेंसेज इधर होंगे और सेगमेंट का नाम जो है हमने यहाँ पे लिखा होगा। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, इसलिए इसको ये इन सेगमेंट्स के लिहाज से छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर भी जो है डिवाइड कर दिया गया है। तो ये एक्सरसाइज जो इस वक्त आप देख रहे हैं, आप चूँकि इसे जो हमारी कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्ले लिस्ट है उसके अंदर जाके देख रहे हैं तो इसलिए आपको एक ही वीडियो की शक्ल में अवेलेबल है यहाँ पे। लेकिन अगर आप बाहर जाके सिर्फ वीडियोस की लिस्ट के अंदर जाके देखेंगे तो हर एक सेगमेंट का छोटा छोटा पार्ट है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं तमाम सेगमेंट्स को कंबाइन करके एक वीडियो बनाई गई है ताकि आपको एक ही जगह पे सारा मटेरियल जो है अवेलेबल हो जाए। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड। वीवर, जिसका मतलब ये है कि जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम जो है उसे एक्सप्रेस किया गया है किसी पास्ट के सेंटेंस के अंदर, तो उसमें फिर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना होता है, किसी और टेंस को यूज़ नहीं करना होता। अब एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस को देख लेते हैं। वी हैव कंप्लीटेड आवर ग्रेजुएशन इन 2010। तो यहाँ पे क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड है तो पास्ट परफेक्ट टेंस आप नहीं यूज करेंगे। वी कंप्लीटेड आवर ग्रेजुएशन इन 2010। अब दिखने में ये बिल्कुल सही लग रहा है सेंटेंस, लेकिन करेक्शन ऑफ एरर वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप गलती कर सकते हैं। शी हैड टेकन लंच एट 9, यानी यहाँ पे भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम एक्सप्रेस है तो यहाँ पे भी पास्ट परफेक्ट टेंस, ये पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ था, यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो गया है। तो शी टुक लंच एट 9। शी हैज रीच हियर लास्ट नाइट, गलत है, शी रीच हियर लास्ट night. The notorious criminal was finally hung. इसकी करेक्ट फॉर्म होगी the notorious criminal was finally hanged. जब भी हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करना है तो हमें ये याद रखना है कि एक तो हमने सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल करना है और फिर उसके साथ हम हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन वगैरह लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। और सिंस और फॉर के यूज़ को भी समझ लें। जब होती है पॉइंट ऑफ टाइम की बात, पॉइंट ऑफ टाइम से मुराद ये है कि ऐसा टाइम जिसे आपने गिना नहीं हुआ, काउंट नहीं किया जा रहा, यानी एक ख़ास पॉइंट है 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, सुबह शाम, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। और जब आपका पीरियड ऑफ टाइम होता है यानी उसमें आपका टाइम काउंट किया है आपने, कैलकुलेटेड टाइम है आपका, यानी कि ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है, तो उसके लिए फिर आप फॉर यूज़ करेंगे। चलें जी, हम चंद सेंटेंसेस की करेक्शन करते हैं।
इट इज रेनिंग फॉर 3 आवर्स। अब यहाँ पे फॉर 3 आवर्स है और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और इसके साथ आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लगा हुआ। तो ये इज लगाया जो हमने, ये गलत है। ये यहाँ पे लगेगा इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स। शी इज इल सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे भी शी हैज बीन इल सिंस मॉर्निंग। अली इज एब्सेंट फॉर 3 वीक्स, अली हैज बीन एब्सेंट फॉर 3 वीक्स। ही वॉज वर्किंग इन दैट ऑफिस फॉर 5 years। तो यहाँ पे he had been, was नहीं आएगा, he had been working in that office for 5 years. The player was playing for a long time, the player had been playing for a long time, क्योंकि for का यूज आ गया तो was नहीं had been होगा। Last Friday we met a man who was our coach long ago। जब long ago आ गया यानी हम लास्ट ईयर एक बंदे से मिले जो बहुत अरसा पहले हमारा कोच रह चुका है, ठीक है। तो लास्ट फ्राइडे वी मेट अ मैन who had been our coach long ago, was नहीं आएगा। This process was going on since a long time। अब ये भी ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ही long time का आ गया और साथ में since भी आपने यूज किया हुआ है। The process had been going on for a long time। for के साथ जो है long time है, point of time नहीं है, period of time है, तो इसलिए इसके साथ for यूज होगा और was नहीं यूज होगा, had been यूज होगा। बिल्कुल इसी तरह नवीद हैड बिन फॉर वॉकिंग इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट कोई एक्चुअली आ नहीं रहा कि सुबह से या शाम से, तो यहाँ जस्ट एक हैपनिंग बताइए कि सुबह ये हुआ है, तो लिहाजा हैड बिन वॉकिंग या ये स्ट्रक्चर नहीं आएगी। नवीद वेंट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह नवीद जो है वो सैर के लिए गया। अली सेड दैट ही सा हर लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर आ गया तो बात पुरानी है, ठीक है। अली सेड दैट ही हैड सीन हर लास्ट ईयर। We didn't see her because she went out before we arrived। अब before का वर्ड आ गया तो उसका मतलब है काम कंप्लीट हो चुका है, तो लिहाजा यहाँ पे आप पास्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे। We didn't see her because she had gone out before we arrived। नेक्स्ट है आलिया began to weep before he said a word। अब यहाँ पे भी ऐसे ही है, before आ रहा है और पास्ट की बात हो रही है, तो ये इस तरह से होगा आलिया began to weep before he had said a word। When we reached school, we found that student was disappeared। अच्छा यहाँ पे भी बिल्कुल ऊपर की तरह when we reached school, we found that the student had disappeared। Use of subject according to participle in present participle construction। Viewers, ये बड़ी confusion रहती है स्टूडेंट्स को अक्सर ही कि जब एक पार्टिसिपल यूज हुआ किसी सेंटेंस के अंदर तो सब्जेक्ट को चूज करने में वो गलती करते हैं, या सब्जेक्ट को यूज नहीं करते तो वो सेंटेंस की जो सेंस है वो गलत हो रही होती है। तो यहाँ पे ये रूल हमने जहन में रखना है कि जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल कंस्ट्रक्शन यूज हुई है किसी सेंटेंस के अंदर, तो हमने ये जो सब्जेक्ट है ये पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग यूज करना है। अभी ये एनालिसिस करेंगे इन सेंटेंसेस का तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये पहला सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 17, बीइंग टू हॉट आई कुडंट टेक टी। अब यहाँ पे पार्टिसिपल यूज हुआ है और सेंटेंस का मैसेज ये हमें कन्वे हो रहा है कि ये जो आई है ये बहुत ज़्यादा हॉट हुआ है, ठीक है। आई बहुत गर्म है, इस वजह से वो जो है वो चाय नहीं पी सका। हालांकि हम यहाँ पे मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि टी बड़ी गर्म है, ठीक है। तो लिहाजा टी के लिहाज से हमने इसमें यूज करना है इट बीइंग टू हॉट आई कुडंट टेक टी। तो ये आपका इट जो है हमने सब्जेक्ट यूज करना है। इसी तरह स्टैंडिंग एट द गेट अ स्कॉर्पियन बिट हर। अब स्टैंडिंग ये आपका पार्टिसिपल यूज हुआ है। अब मैसेज ये मिल रहा है हमें कि स्कॉर्पियन जो है ये गेट पे खड़ा था, हालांकि स्कॉर्पियन गेट पे नहीं खड़ा था, गेट पे हर खड़ी हुई थी, ठीक है। स्कॉर्पियन ने तो उसे काटा है, तो लिहाजा इस सेंस को समझते हुए हमने सब्जेक्ट यूज करना है। स्टैंडिंग एट द गेट शी वॉज बिटन बाय स्कॉर्पियन, ये स्ट्रक्चर भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं when she was standing at the gate a scorpion bit her। climbing down the mountain he fell down। हाँ जी ये सेंटेंस भी गलत है, एक्चुअली ये होगा सेंटेंस, इसकी करेक्शन अगर करें when he was climbing down the mountain he fell down। crossing the road a car appeared from the left side। when we were crossing the road a car appeared from the left side, ये ठीक है। अच्छा ये we इसलिए लगाया, यहाँ कोई भी लगा सकते हैं आप, यानी ये आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा कि बात किन की हो रही है। तो लिहाजा आप कार को अगर ये नहीं लगेंगे तो इस तरह से लगेगा कि जो रोड जो है वो कार क्रॉस कर रही है, हालांकि रोड कार क्रॉस नहीं कर रही, स्पीकर जो कहने वाला है जो मैसेज दे रहा है रोड वो क्रॉस कर रहा है। बीइंग अ पब्लिक हॉलीडे द कॉलेजेस वर क्लोज्ड। इट बीइंग अ पब्लिक हॉलीडे द कॉलेजेस वर क्लोज। तो पब्लिक हॉलीडे की बात हो रही है तो इसके साथ इट लगेगा सब्जेक्ट, तो हमने वो यूज करना है। नेक्स्ट है सिटिंग इन द ट्रेन दे वर अटैक्ड बाय द रॉबर्स।
तो यहाँ भी यही गलती है, इसकी करेक्ट फॉर्म होगी while they sat in the train they were attacked by the robbers. No separation of infinitive and its to as far as possible. इस रूल के मुताबिक जो हमारा टू इन्फिनिटिव होता है तो उसके हवाले से हमने कोशिश करनी है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके हमने टू और जो इन्फिनिटिव है यानी जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसको इकट्ठा रखना है, सेपरेट नहीं करना, यानी उनके अंदर जो है बीच में कोई और वर्ड यूज़ नहीं करना। और नॉर्मली जो ऐसा वर्ड यूज़ होता है अक्सर ही टू और बेस फॉर्म के दरमियान इन्फिनिटिव के अंदर वो कोई एडवर्ब होता है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि कोशिश करनी है जहाँ तक पॉसिबल हो सके कि हमारा जो टू इन्फिनिटिव है उसके अंदर जो उसका टू है और जो उसकी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके दरमियान में हम एडवर्ब को ऐड ना करें। जैसा कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, यू आर टू काइंडली रिसीव इट, ये सेंटेंस आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे आपके लिए पॉसिबल है कि आप काइंडली को इधर उधर करके टू और जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है इन्फिनिटिव का उसको आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस होगा यू आर काइंडली टू रिसीव इट। बिल्कुल सेकंड सेंटेंस में भी इसी तरह आसिफ इज टू प्लीज लुक इनटू द मैटर, तो ये प्लीज आप इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने इसको टू और लुक के बीच में ही लिखना है। तो लिहाजा रूल के मुताबिक हमने जो इन्फिनिटिव का टू है और बेस ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसको इकट्ठा करना है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आसिफ इज प्लीज टू लुक इनटू द मैटर, आसिफ इज टू लुक इनटू द मैटर प्लीज, यानी दोनों तरह से आप सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो मेन हमारा एम्फेसिस इस चीज़ को होना चाहिए कि टू इन्फिनिटिव के अंदर हमने कोशिश करनी है कि टू इन्फिनिटिव का जो टू है और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो इकट्ठे रहे, उनके बीच में कोई और वर्ड ना आए। सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव इफ WH वर्ड्स यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एटसेट्रा, व्हाई वगैरह precede a sentence and a sentence is affirmative if these words are in the center of the sentence. एक चीज। सेकंड है, moreover in case of interrogative sentence a helping verb is used after the WH word and before the subject of the sentence. अच्छा जी, ये बहुत ज़्यादा की जाने वाली गलती है जो स्टूडेंट्स अक्सर ही करते हैं। देखें, वो ये तो हमें पता है कि ये WH वर्ड जो है ये एक तरह से निशानी है कि जब ये किसी सेंटेंस में आ जाए तो वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होता है। लेकिन ये आपने जहन में रखना है कि WH वर्ड जो है ये अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है तो फिर वो इंट्रोगेटिव होगा, अगर वो सेंटर में कहीं आ गया तो फिर वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नहीं है। स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, वो जहाँ पे भी ये आ जाए तो वो ये समझते हैं कि ये इंट्रोगेटिव ही है, और ये गलती जो है बड़ी आम है। अभी सेंटेंसेस की मदद से आपको समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये WH वर्ड वाली बात है। दूसरी बात ये है कि जब आप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो WH वर्ड जो है इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा, और ये भी ध्यान में रखें कि WH जो वर्ड है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस तरह से आना है कि वो हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड के बाद हो और सब्जेक्ट जो होगा सेंटेंस का उससे बिल्कुल पहले हो, ठीक है, बीच में गैप ना आए। अभी देखेंगे सेंटेंस तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो ये दो बातें आपने अपने जहन में रखनी है जी। पहला सेंटेंस देखें, व्हाई यू लेफ्ट द पार्टी। अब यहाँ पे WH वर्ड पहले है तो डेफिनेटली ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे रूल के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब भी हमने यूज करना है, तो ये गलत सेंटेंस है। करेक्ट होगा व्हाई डिड यू लेफ्ट द पार्टी। दे डू नॉट नो हु इज शी। हाँ जी, ये गलती करते हैं स्टूडेंट्स। अब ये हु लगा हुआ तो समझते हैं ये WH वर्ड है तो ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। हमारा रूल है कि स्टार्ट में देखना है, स्टार्ट में WH वर्ड नहीं है इसका मतलब है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये आपका सवालिया नहीं, ये आपका मुस्बत जो है ये फिक्रा है। और यहाँ पे इसका मतलब है कि ये जो है इंट्रोगेटिव नहीं है तो ये इंट्रोगेटिव मार्क भी नहीं आएगा। और जैसे नॉर्मली आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हमने WH के फ़ौरन बाद तब यूज़ करना जब इंट्रोगेटिव होगा, जब इंट्रोगेटिव नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब हमने WH वर्ड के बाद नहीं यूज़ करना। तो लिहाजा ये इज यहाँ पे नहीं होगा, ये सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा दे डू नॉट नो हु शी इज। नेक्स्ट है वेयर यू स्पेंड योर टाइम। अब WH वर्ड है तो डेफिनेटली इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहाँ पे फिर वही पहले सेंटेंस वाली गलती कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये होगा वेयर डिड यू स्पेंड योर टाइम। स्पेंड आ जाएगा क्योंकि डिड आ गया तो फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है उसके रूल्स के मुताबिक। नेक्स्ट है वी आस्क्ड व्हेन डिड शी गो टू कराची। अब यहाँ पे भी चूंकि स्टार्ट में WH वर्ड नहीं है तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नहीं है। अब यहाँ पे व्हेन है तो व्हेन के बाद जो है वो आपने नहीं लगाना जो है ये हेल्पिंग वर्ब, चूंकि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है इसलिए डिड नहीं लगेगा। लेकिन बात को क्लियर करने के लिए, क्योंकि बात हो रही है पास्ट की,
तो डिड से नजर आ रहा है कि बात पास की हो रही है, तो इसलिए फिर गो भी नहीं होगा। तो करेक्ट होगा वी एस्क्ड व्हेन शी वेंट टू कराची। सिंपल सेंटेंस आपका इस तरह से होगा। अब ये वाई है, WH वर्ड है, इट मीन्स इंट्रोगेटिव है, तो इसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब भी यूज करना है। तो ये सेंटेंस आपका गलत है। व्हाई डिड यू बीट योर फ्रेंड, ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट देखें, व्हिच स्कूल दे लाइक मोस्ट। WH वर्ड है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगा जो नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप इस तरह से कर लेंगे विच डू स्कूल दे लाइक मोस्ट, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रूल पढ़ा है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो WH वर्ड के फौरन बाद तो होगा, लेकिन जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उससे भी जो है पहले आना चाहिए, फौरन पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे ये विच स्कूल आएगा पूरा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो दे है, ठीक है, दे की बात हो रही है, तो इससे पहले आपने जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। जब इससे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो वो विच के बाद यानी WH वर्ड के बाद भी हो गया और सब्जेक्ट से पहले भी हो गया, तो रूल जो है ये आपका पूरा हो जाएगा। तो विच स्कूल दे लाइक मोस्ट ये सेंटेंस गलत है। विच स्कूल डू दे लाइक मोस्ट ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। A principal clause in past tense takes a subordinate clause in past tense। जी ये हमारा रूल है कि जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज जो है ये पास्ट टेंस के अंदर है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसे भी हमने पास्ट टेंस में ही लिखना है। और स्टूडेंट्स जो अक्सर गलती कर लेते हैं उनका प्रिंसिपल क्लॉज जो है ये पास्ट टेंस में होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज उन्होंने प्रेजेंट टेंस में लिखा होता है, तो ये गलत है। और करेक्शन ऑफ एरर वाले क्वेश्चन में भी इस तरह के जो क्वेश्चन है वो अक्सर दिए जाते हैं। जी तो चलें देख लेते हैं हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस को। शी सेड दैट शी इज हैप्पी एट हर सक्सेस। शी सेड, तो ये शी सेड जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें पास्ट टेंस यूज हुआ है, तो नेक्स्ट जो अगला पार्ट होगा इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज उसको भी आपने पास्ट टेंस में लिखना है। तो ये सेंटेंस आपका गलत है। शी सेड दैट शी वाज हैप्पी एट हर सक्सेस, तो ये सही है। बाकी सेंटेंसेस में भी ऐसे ही है। फोजिया टोल्ड अस दैट शी गोज टू मार्केट बाय बस, गलत। टोल्ड है तो ये पास्ट टेंस है, लिहाजा फोजिया टोल्ड अस दैट शी वेंट टू मार्केट बाय बस। शी वर्कड हार्ड सो दैट शी मे सक्सीड, तो वर्कड है पास्ट टेंस है, तो लिहाजा ये सेंटेंस आपका गलत है। शी वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट सक्सीड। शी सेड दैट शी इज गोइंग टू कॉलेज, शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू कॉलेज। वी फाउंड दैट द बॉय इज रनिंग, तो फाउंड पास्ट टेंस है तो इज नहीं होगा। वी फाउंड दैट द बॉय वाज रनिंग। द स्टूडेंट एडमिटेड दैट द गर्ल हैज गिवन हिम द बुक, एडमिटेड है तो पास्ट टेंस है, तो लिहाजा नॉट हैज गिवन, it would be actually the student admitted that the girl had given him the book. A universal truth is always expressed in present tense even with the principal clause in the past tense। जी हमने लास्ट रूल में ये पढ़ा था कि जब आपका प्रिंसिपल क्लॉज जो है ये पास्ट टेंस में है तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये भी पास्ट टेंस में होगा, लेकिन ये रूल जो है यूनिवर्सल ट्रुथ्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी जब आपका यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया सब ऑर्डिनेट क्लॉज में तो आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो अगर पास्ट टेंस में भी है तो आपने जो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है उसको आपने प्रेजेंट टेंस के अंदर ही रखना है। जैसे हम कहते हैं कि सूरज मशरक में निकलता है, तो ये ऑल टाइम्स के लिए है, ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि सूरज मशरक से निकलता था, ठीक है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो प्रेजेंट में ही होता है, ना सिर्फ इसलिए बाकी और भी कोई अगर आपका किसी और टाइप का भी सेंटेंस है तो यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसा कि द टीचर टोल्ड दैट द मून रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, ये गलत है सेंटेंस, क्योंकि चांद जो है वो तो अभी भी गर्दिश कर रहा है, वो पुरानी बात तो नहीं है, पास्ट का किस्सा तो नहीं है। The teacher told that the moon revolves around the sun, ये correction tense होगा। Next है my father advised that the honesty was the best policy। अब ये गलत सेंटेंस है क्योंकि इससे मीनिंग ये मिल रहा है कि जो ऑनेस्टी है वो पास्ट के अंदर बेस्ट पॉलिसी थी, अब नहीं है, हालांकि ऑनेस्टी तो अब भी बेस्ट पॉलिसी, तो लिहाजा ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है तो ये प्रेजेंट टेंस में होगा। My father advised that the honesty is the best policy। Subordinate clause starting with the word then can be written in any tense even if the principal clause is in the past tense। हमने पीछे ये रूल पढ़ा है कि जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज जो है ये पास्ट टेंस में है तो जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी पास्ट टेंस में ही होगा।
लेकिन इसमें थोड़ी एक्सेप्शन है। एक तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि यूनिवर्सल ट्रुथ अगर आ गया तो फिर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये प्रेजेंट टेंस में ही होगा, अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो बेशक पास्ट टेंस में भी क्यों ना हो। तो इसमें भी ऐसे ही है कि अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो वर्ड देन से शुरू हो रहा है, THAN देन, तो फिर आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसे आप जिस मर्जी टेंस में लिख रहे हैं। अगर आपका पास्ट टेंस में है प्रिंसिपल क्लॉज तो सबऑर्डिनेट टेंस को आप प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं, पास्ट टेंस में भी लिख सकते हैं अगर वो स्टार्ट हो रहा है देन से। तो अभी एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आई न्यू हर बेटर देन शी न्यू मी, तो ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट है, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्योंकि देन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज वो पास्ट में है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमने पास्ट में लिखा है, ये तो वैसे भी मतलब सही है। लेकिन अगर उस तरह से होगा तो तभी ठीक होगा। आई न्यू हर बेटर देन शी नोज मी। अब आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज आपका क्या है, ये पास्ट में है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो प्रेजेंट में है, तो ये भी ठीक है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो हैं वो जो हमारा रूल है कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में है तो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में पास्ट में होगा, तो इस रूल के तहत इस सेंटेंस को गलत कर देते हैं। बस आपने याद रखना है यूनिवर्सल ट्रुथ को कि वो एक्सेप्शन है, और अगर सेंटेंस आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्लॉज जो है ये देन से स्टार्ट हो रहा है तो फिर आप इसमें कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वी देन मेट हर ऑफन देन वी मेट हर नो। ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, और यहाँ पे देन से मुराद है तब, तब, और ये THAN है और ये THEN है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। हम उसे तब जो है अक्सर ही मिला करते थे, यानी जो अब है अब के बजाय, ठीक है ना, अब यानी अब कम मिलते हैं, तब जो अक्सर मिला करते थे हम। तो ये भी सेंटेंस आपका ठीक है, वी देन मेट हर ऑफन देन वी मीट हर नो। तो यहाँ भी आपने प्रेजेंट टेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज को ले गए, तो ये भी आपका ठीक है। A subordinate clause may be expressed in any tense if the principal clause is expressed in present or future tense। जी, आपका प्रिंसिपल क्लॉज जो है ये आपका अगर प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप किसी भी टेंस में लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को आपने किस टेंस में लिखना है ये बात आप तय करेंगे कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, यानी सियाक़ व सबाक़ के मुताबिक, जो कहानी चल रही है, जो बात चल रही है, उसको देखते हुए आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर टेंस को यूज़ करना है। तो बाकी प्रिंसिपल क्लॉज के लिहाज से कोई पाबंदी नहीं है। जैसे कि पास्ट में हम देखते थे कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो फिर आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज को पास्ट में ही लिखना है, सिवाय इसके कि आपका वो यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो, और यूनिवर्सल ट्रुथ हो या वो स्टार्ट हो रहा है देन से, वो हमने पीछे स्टडी कर लिया। लेकिन यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आप किसी भी टेंस में लिख सकते हैं, और वो टेंस कौन से में लिखना है वो आपने सियाक़ व सबाक़ से, कॉन्टेक्स्ट से देखना है कि बात जो है वो पास्ट की हो रही है या फ्यूचर की हो रही है या प्रेजेंट की हो रही है। तो उस हवाले से आप कोई भी टेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें, शी सेज दैट शी गोज़ टू मार्केट बाय बस, ये आपका करेक्ट है सेंटेंस। शी सेज दैट शी वेंट टू मार्केट बाय बस, तो ये भी आपका ठीक है। यहाँ पे हमने देखा है कि हमने जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको प्रेजेंट में लिखा है, वहाँ पे हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज को पास्ट में लिखा है, दोनों ठीक हैं आपके। शी विल से दैट शी वेंट टू मार्केट बाय बस। अब यहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो आपका पास्ट में है, तो ये सही है। अब ये आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चल रहा है कि उसने क्या बात की, वो क्या बात करेगी, वो बात पास्ट की करेगी या प्रेजेंट की बात करेगी, तो उस लिहाज से आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज में टेंस यूज कर लेना है। नेक्स्ट देखें, शी विल से दैट शी गोज टू मार्केट बाय बस, तो ये भी मतलब फर्ज करें, मैं आपको समझाता हूँ कि आप किसी से कुछ पूछने जा रहे हैं बस में कैसे जाते हैं, तो वो अगर अपना हैबिचुअल बता रही है, बाई हैबिट बता रही है कि मैं तो बस पे ही जाती हूँ, तो फिर आप उसका वो प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज में। और वो अगर कोई माजी का किस्सा बता रही है कि यार अब मैं किसी और चीज़ पे जाती हूँ, पहले मैं बस पे जाती होती थी, तो फिर वो जो बस पे जाने वाला किस्सा है वो आप जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज में पास्ट में लिखेंगे, तो ये कॉन्टेक्स्ट से आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है, वी शैल से दैट वी शैल गो टू मार्केट बाय बस, ये भी ठीक है। वी शैल से दैट वी गो टू मार्केट बाय बस, तो ये भी ठीक है। यहाँ पे आप जो है आप बात कर रहे हैं फ्यूचर की और उसमें आप ये इरादा जाहिर कर रहे हैं कि हम बस कर जाएंगे मार्केट, तो ये आपका फ्यूचर टेंस में आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज भी। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ आप जो है अपना हैबिट ज़ाहिर कर रहे हैं कि हम जी मार्केट पे जाएंगे, ठीक है, तो मार्केट बस में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि अगर आपका
प्रिंसिपल क्लॉज जो है ये फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है, तो कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए सबऑर्डिनेट क्लॉज में आप कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं। If condition of the work is to be expressed in future, then conditional clause, i.e. if part of the sentence, conditional clause वो होता है clause जो कि if part of the sentence होता है, अभी आपको समझ लग जाएगी, is written in present indefinite tense and other part of the sentence is expressed in future indefinite tense। ये गलती स्टूडेंट्स अक्सर ही करते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस को यूज़ करते हुए जब उन्होंने फ्यूचर के अंदर किसी काम की कंडीशन को ज़ाहिर करना होता है तो वो कंडीशनल क्लॉज जो है यानी इफ़ पार्ट ऑफ द सेंटेंस उसको भी फ्यूचर में लिख रहे होते हैं। ये गलती है। आपने भले जो काम है या कंडीशन ऑफ द वर्क है इसे फ्यूचर में एक्सप्रेस करना है, लेकिन आपने जो कंडीशनल क्लॉज है उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है टेंस उसी के अंदर इसको लिखना है। अभी एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। इफ़ शी विल कम हियर वी शैल मीट हर, अगर वो आती है तो हम उससे मिलेंगे, आती है, ठीक है, या वो आएगी भी तो आप इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन ये आपने उसको इस तरह से लिखना है, इफ़ शी कम्स हियर वी शैल मीट हर, ठीक है, अगर वो आती है तो हम इससे मिलेंगे या वो आएगी तो हम उससे मिलेंगे। फिर भी आपने प्रेजेंट में लिखना है कंडीशनल क्लॉज, ये आपका गलत है, यहाँ पे हमने फ्यूचर में कर लिए। बाकी सेंटेंसेस में भी ऐसे ही। इफ वी शैल गो टू मार्केट वी शैल ब्रिंग बुक्स, गलत है। इफ वी गो टू मार्केट वी शैल ब्रिंग बुक्स। इफ शी रिजाइन शी विल सफर। अब यहाँ पे हमने जो आपका कंडीशनल क्लॉज है उसको पास में ले गए हैं, बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं आगे जाके। जनाब यहाँ पे हमने इसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है। इफ शी रिजाइंस शी विल सफर। नेक्स्ट है इफ यू शैल कॉन्फेस यू विल बी रिलीज्ड। तो यहाँ पे भी आपने जो आपका कंडीशनल क्लॉज है इसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। इफ यू कॉन्फेस यू विल बी रिलीज्ड। व्हेन वी शैल विजिट देम वी शैल डिस्कस द इशू, ठीक है, तो ये गलत है। दिखने में देखेंगे बिल्कुल सही लग रहा है, तो ये गलत है सेंटेंस। तो इसी तरह की जो है बड़ी क्लोज किस्म की मिस्टेक्स जो है ना वो करेक्शन ऑफ एरर वाले सेंटेंसेस के अंदर दी होती हैं। स्टूडेंट्स उनको गलत कर लेते हैं और उन्होंने अपना जिन बनाया होता है कि यार इतने मार्क्स हमारे आ जाएंगे। जब रिजल्ट आता है कहते हैं यार पता नहीं चेकिंग गलत हो गई है, हमारे तो मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए थे। तो इस तरह गलतियां करते हैं वो। व्हेन वी विजिट देम वी शैल डिस्कस द इशू। दे होप शी मस्ट कम। अब यहाँ पे बात अगर आप फ्यूचर की कर रहे हैं क्योंकि सेंस फ्यूचर की आ रही है तो लिहाजा आपने जो आपका नेक्स्ट पार्ट है जो सेंटेंस का उसे आप फ्यूचर में लिखेंगे। दे होप शी विल हैव। होप का मतलब यही है ना कि वो उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद हमेशा आने वाले वक्त के बारे में की जाती है। तो दे होप शी मस्ट कम की जगह जो है बेहतर ये होगा कि दे होप शी विल कम। अब देखें दिखने में तो ये सेंटेंस भी ठीक लग रहा है लेकिन ये गलत है। तो यही चीज़ों को हमने समझना है और उम्मीद है कि आपको समझ आ भी रही होगी। If condition of the work is to be expressed in the past time, then use the helping verb had and past participle in the conditional clause, यानी कि if part of the sentence। यानी अगर आपने काम की कंडीशन को ज़ाहिर करना है पास्ट में तो जो आपका कंडीशनल क्लॉज है यानी कि इफ पार्ट ऑफ द जो सेंटेंस है उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ करना है और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल जो है वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है, एंड यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है। एंड यूज वुड हैव माइट हैव अलोंग पास्ट पार्टिसिपल इन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और जो बाकी सेंटेंस होगा यानी कंडीशनल क्लॉज के अलावा उसके अंदर आप वुड हैव यूज़ करेंगे या आप माइट हैव यूज़ करेंगे और उसके अंदर भी आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल जो है वो यूज़ करेंगे। अभी हम ये इनका सेंटेंसेस को देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको। इफ़ शी हैड वर्कड हार्ड दिस ईयर शी हैड पास्ट, ये आपका सेंटेंस गलत है। जो दूसरा सेंटेंस है दूसरा हिस्सा है उसमें हमने पढ़ा है कि हमने वुड हैव यूज़ करना है या माइट हैव यूज़ करना है, लिहाजा करेक्ट सेंटेंस होगा आपका इफ़ शी हैड वर्कड हार्ड दिस ईयर शी वुड हैव पास। अगर उसने इस साल मेहनत की होती, सख्त मेहनत की होती तो वो पास हो गई होती या वो पास हो जाती। इफ़ यू वुड हैव कम वी वुड हैव मेट हर। और यहाँ पे भी अब ये गलत हो गया, कंडीशनल क्लॉज में आपने हैड यूज़ करना है। इफ़ शी हैड कम वी वुड हैव मेट हर, अगर वो आई होती तो हम उससे मिल लेते या हमने उससे मिला होता। इफ़ दे कम इन टाइम इफ दे केम इन टाइम वी वुड हैव हेल्प देम। तो यहाँ पे भी वही गलती है जो ऊपर है। तो यहाँ पे इफ दे हैड कम इन टाइम, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब साथ हैड यूज करेंगे। इफ दे हैड कम इन टाइम वी वुड हैव हेल्प देम, अगर वो वक्त पर आते
तो हम उनकी मदद कर देते या हम उनकी मदद कर चुके होते या हमने उनकी मदद की होती। दे आस्क्ड अस इफ वी हैव विजिटेड कराची, उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हमने विजिट किया कराची को। तो यह गलत है, बेसिकली सेंटेंस होगा दे आस्क्ड अस इफ वी हैड। इफ वाला जो सेंटेंस है कंडीशनल क्लॉज है, उसके अंदर हैड लगाना है आपने। इफ वी हैड विजिटेड कराची, उन्होंने हमसे पूछा अगर हमने कराची विजिट किया हो, या उन्होंने हमसे कराची जाने के बारे में पूछा, या उन्होंने हमसे पूछा आया कि हम कराची गए। तो लिहाजा ये आप ट्रांसलेट तो उसको किसी भी अंदाज में कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस की सेंस को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो एक मरतबा फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप पास्ट के अंदर काम की कंडीशन को ज़ाहिर कर रहे हैं तो जो कंडीशनल क्लॉज है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी यानी पास्ट पार्टिसिपल, और जो बाकी सेंटेंस होगा उसके अंदर वुड हैव या माइट हैव यूज़ करेंगे, और वर्ब की फॉर्म जो है वो भी वहाँ पे भी जो है वो थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगी। यानी कि इन दोनों हिस्से जो है सेंटेंस में उसमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही हमने यूज़ करनी है वर्ब की। Some verbs always take the word as with them. कुछ verbs ऐसे होते हैं जो अपने साथ हमेशा as को यूज करते हैं, as को लेते हैं। Such verbs include define, treat, depict, portray, regard, mention, represent, describe। यानी ये ऐसे verbs हैं जो अपने साथ as को लेते हैं। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। We regard her for our staff member, ये सेंटेंस आपका गलत है, ये regard है तो इसके साथ as यूज होगा। We regarded her as our staff member. They portrayed him for the most talented player. They portrayed him as the most talented player. We portrayed her an athlete. We portrayed her as an athlete. Portray का मतलब होता है नक्शा खींचना या जाहिर करना। हमने उसे एक एथलीट जाहिर किया या हमने एक एथलीट जो है के तौर पे उसका नक्शा जो है खींचा। We were treated the chief guest, ये गलत है आपका सेंटेंस। We were treated as chief guest, हमारे साथ चीफ गेस्ट जैसा बर्ताव जो है वो रखा गया या हमारे से इस तरह से सलूक किया गया जैसा कि हम चीफ गेस्ट हों। यहाँ पे रिगार्डेड होगा, ये गलती हो गई है लिखने में। We regarded her for our staff member, तो ये आएगा we regarded her as our staff member। मतलब आप इसे प्रेजेंट में भी ले सकते हैं, पास्ट में भी। तो यहाँ पे रिगार्ड है तो वहाँ पे रिगार्डेड कर दिया, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो यहाँ पे आप इसको रिगार्डेड समझ लें या वहाँ पे रिगार्ड कर लें, एक ही बात है। Some verbs never take the word as with them। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ वर्ड एज को नहीं लेते। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ वर्ड एज को लेते हैं, तो ये उसके उलट है। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो अपने साथ वर्ड एज को नहीं लेते, जैसा कि सच वर्ब्स इंक्लूड थिंक, कंसीडर, नेम, नॉमिनेट, प्रोमोट, टर्म, कॉल। तो इस तरह के ये जो वर्ब्स हैं ये अपने साथ एज नहीं लेंगे। जैसा कि शी कॉल्ड मी एज अ फूल, ये सेंटेंस आपका गलत है, करेक्ट सेंटेंस होगा शी कॉल्ड मी अ फूल। He was nominated as the captain, गलत है जी। He was nominated the captain. We consider her as a good player. We considered her a good player. As नहीं आएगा साथ, क्योंकि यहाँ पे consider आ गया, यहाँ पे nominate, यहाँ पे call, तो हमने बता दिया है कि इनके साथ as नहीं आएगा। तो verbs को आप याद कर लें। He was named as Ali, गलत है, he was named Ali. Phrases many a and more than one always take a singular verb and singular noun। हाँ जी, अगर आपके किसी सेंटेंस में many a या more than one इनमें से कोई फ्रेज यूज हुआ है तो ये अपने साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लेंगे और नाउन भी इनका सिंगुलर होगा। ये भी अक्सर जो है गलती स्टूडेंट्स करते हैं। वो यहाँ पे चूंकि मैनी लिखा होता है या मोर का वर्ड आ रहा होता है, मोर देन वन, तो वो समझ लेते हैं कि ये प्लूरल सेंस दे रहा है और वो इसके साथ फिर प्लूरल वर्ब लगा लेंगे या नाउन जो है वो प्लूरल यूज़ कर लेंगे। तो ये दोनों ही गलत हैं। जब मैनी आ जाए या मोर देन वन आ जाए तो उसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है और सिंगुलर ही आपने नाउन यूज़ करना है। जैसा कि यहाँ पे देखें, मैनी स्टूडेंट्स वर फेल्ड इन द क्लास, ये सेंटेंस गलत है। करेक्ट क्या होगा, मैनी स्टूडेंट वॉज फेल्ड इन द क्लास। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मोर देन वन स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जामिनेशन, ये भी सेंटेंस गलत है। मोर देन वन स्टूडेंट
हैज़ पास द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे देखें ना, ये स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे स्टूडेंट होगा, वर है तो वॉज होगा, ठीक है ना, यानी सिंगुलर आपका नाउन होगा और सिंगुलर ही वर्ब होगा। इसी तरह यहाँ पे ये नाउन आपका सिंगुलर प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर होना चाहिए क्योंकि मोर देन वन आ गया। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है और हैव की जगह भी आपका सिंगुलर वर्ब हैज़ आएगा। The words like both, several, many and a few always take a verb in plural form. ये जो words हैं both, several, many, a few, ये हमेशा अपने साथ verb की plural form लेते हैं। मेरा ख्याल है इसमें तो कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। वेरी सिंपल है कि जब कोई भी चीज़ जब एक से ज़्यादा तादाद में है तो उसके साथ वर्ब की प्रूफ फॉर्म आएगी। तो ये वर्ड्स आपके सामने फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि एक से ज़्यादा है कुछ चीज़ जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये वेरी सिंपल है, लेकिन चूँकि इस तरह की जो एरर्स हैं वो देते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देना चाहिए स्टूडेंट्स को। लेकिन मोस्टली तो आपको पता ही होगा। बोथ ऑफ देम वॉज प्लेयर्स, बोथ आ गया है तो बोथ ऑफ देम वर प्लेयर्स। A few boys is playing the match. A few boys are playing the match. Many students were standing there. Many students were standing there. Several boys is present in the class. Several boys are present in the class. ये सही sentence होगा। The words like majority, minority and the number always take a verb in singular form. जी, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आपने वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगानी है या सिंगुलर फॉर्म लगानी है। स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं और गलतियां भी करते हैं। अब बात यह है कि इस सिलसिले में आपने एक चीज़ को समझना है। वो चीज़ ये है कि जब ग्रुप की बात हो रही है ना, तो एक ग्रुप है उसके अंदर चाहे जितने मर्जी उसके मेंबर्स हैं ग्रुप के, जब एक ग्रुप की बात हो रही है तो उसके साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होगी। वो एक सिंगुलर यूनिट है। अब बेसिकली द नंबर, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी या अगर ग्रुप का वर्ड भी आ जाए तो एक ग्रुप है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्या होते हैं, वो समझते हैं कि एक से ज़्यादा तादाद है, जैसे द नंबर है, मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी है, तो वो एक से ज़्यादा तादाद है इसके अंदर अफराद की या चीज़ों की, तो वो समझते हैं कि इसके साथ प्लूरल आएगा वर्ब, लेकिन ये गलत है। आपने ये समझने की कोशिश करनी है कि ये मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी है या ग्रुप का वर्ड आ जाता है तो ये एज ए यूनिट आपने इनको देखना है जब आपने वर्ब की फॉर्म को डिसाइड करना है। तो उस यूनिट के अंदर कितने मेंबर्स हैं इसके अंदर आपने नहीं जाना। जैसा कि द नंबर इन टीम्स हैव इंक्रीज्ड, ये गलत है। द नंबर इन टीम्स हैज इंक्रीज्ड। द मेजॉरिटी आर अथॉरिटी, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी ठीक होगा। माइनॉरिटी आर परसिक्यूटेड, ये भी गलत है। माइनॉरिटी इज परसिक्यूटेड। अ ग्रुप ऑफ बॉयज वर प्लेइंग द मैच, इसको तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो ठीक कर लेते हैं, मैंने चेक किया है। तो यहाँ पे ग्रुप है भाई, ग्रुप के अंदर बॉयज जितने मर्जी हैं उसमें आपने नहीं जाना। अ ग्रुप ऑफ बॉयज वाज प्लेइंग द मैच। मेजॉरिटी इन क्लास आर टैलेंटेड, गलत है। मेजॉरिटी इन क्लास इज। The phrases like majority of, minority of and a number of always take a plural verb. Students, जो हम इससे पहले वाला जो रूल था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो मेजॉरिटी है, मिनॉरिटी है, ग्रुप है, नंबर है, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। यहाँ पे हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो ये बात जहन में रखनी है कि वहाँ सिर्फ मेजॉरिटी था, मिनॉरिटी था या नंबर था, यहाँ पे साथ ऑफ लग गया है, ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ एंड अ नंबर ऑफ। जब ऑफ लग जाता है तो इसका मतलब है ग्रुप के मेंबर्स की बात कर रहे हैं। जब हम ऑफ नहीं लगाते तो ओवरऑल एक एज ए यूनिट बात कर रहे होते हैं। माइनॉरिटी ये ग्रुप है, मेजॉरिटी ये ग्रुप है, ठीक है। लेकिन जब हम साथ ऑफ लगा लेते हैं तो फिर ग्रुप के मेंबर्स की बात हो रही है। तो इस चीज़ को आप समझ लें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मेजॉरिटी, माइनॉरिटी एज ए यूनिट बगैर ऑफ के यूज़ हो रहे हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब है। जब ये नंबर ऑफ आ गया साथ में तो ये फिर इसके साथ आप प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। जैसा कि अ नंबर ऑफ प्लेयर्स वॉज प्रेजेंट, गलत है। अ नंबर ऑफ प्लेयर्स वर प्रेजेंट। Majority of players in the team is talented. Majority of players in team are talented. अच्छा, अगर मेजोरिटी होता, ऑफ प्लेयर्स ना होता, मेजोरिटी इन द टीम इज टैलेंटेड, फिर ठीक था ये। लेकिन चूंकि अब ऑफ आ गया और साथ में आ गया प्लूरल नाउन भी है। जब अकेला मेजोरिटी होगा तो उस वक्त हमारे लिए नाउन क्या होगा, मेजोरिटी होगा। लेकिन यहाँ पे ऑफ है तो ऑफ के बाद जो वर्ड आ रहा होता है ना,
वो आपके लिए नाउन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाउन आपका प्लूरल है, ठीक है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट यानी जब आपका मेजोरिटी अकेला है, माइनॉरिटी अकेला है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, वही है और वो सिंगुलर है। लेकिन जब ऑफ आ गया तो ऑफ के बाद जो वर्ड होगा वो आपका एक्चुअली सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये प्लूरल है तो इसलिए उसके लिहाज से आपका जो वर्ब की फॉर्म है वो प्लूरल होगी। माइनॉरिटी ऑफ सिटीजन्स इन दैट सिटी इज पुअर, गलत है। माइनॉरिटी ऑफ सिटीजन इन दैट सिटी आर पुअर। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैज रीच्ड स्कूल, गलत है। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव रीच्ड स्कूल। Some words always take bare infinitive. Such words include observe, watch, look, see, hear, feel, smell, taste, touch, bear, but, let, need, dare, bid, behold, accept, make, would, had better and rather than. व्यूअर्स, ये बात ध्यान में रखें कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। इन्फिनेटिव की दो टाइप्स हैं मेजर, एक टू इन्फिनेटिव होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव होते हैं। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी ऐसे इन्फिनेटिव जिनके साथ टू नहीं होता। तो ये कुछ वर्ब्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें आपने याद रखना है, ठीक है, मेमोराइज कर लेना है कि इनके साथ जो है वो टू नहीं लगेगा, ठीक है। उसमें स्पेसिफिकली जो आपके सेंसिंग वर्ब्स हैं, जैसे टच है, फील है, सी है, हियर है, लुक है, यानी जो आपके सेंस करने की जो हिस्सा है उससे रिलेटेड जो है आपके जो वर्ब्स हैं, स्मेल जैसे है, तो ये सारे आपके इनके साथ जो है टू नहीं लगेगा, ये बेयर इन्फिनेटिव लेंगे। जैसा कि दे डेयर नॉट टू स्टैंड अगेंस्ट अस, तो यहाँ पे आएगा दे डेयर नॉट स्टैंड अगेंस्ट अस, टू नहीं आएगा। तो अब इनमें कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, ये जस्ट आपको याद ही करने पड़ेंगे ये वर्ड्स के, इनके साथ हमने टू नहीं लगाना। शी हैड बेटर टू स्टे देयर, शी हैड बेटर स्टे देयर। वी हर्ड हर टू स्पीक, वी हर्ड हर स्पीक। अब ये आपका सेंस का जो है वर्ब आ गया हियर से। तो ही मेड हर टू ओबे हिम, ही मेड हर ओबे हिम। हाँ जी, मेक या मेड, तो ये इसके साथ भी टू नहीं आएगा। शी डेयर नॉट टू अपोज हिम, शी डेयर नॉट अपोज हिम। तो आप देख सकते हैं कि इन तमाम वर्ब्स के साथ जो है वो बेयर इन्फिनेटिव होगा, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज होगा। Use the word drown and swim specifically for humans, whereas use the words float and sink for rest of the words. जी व्यूअर्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मिलते जुलते वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग भी सेम है लेकिन इंग्लिश में हमने डिफरेंट यूज़ करना है। ड्राउन का मतलब जो है वो डूबना है, स्विम का मतलब तैरना है, इसी तरह जो फ्लॉट है इसका मतलब भी तैरना है, और सिंक जो है इसका मतलब क्या है, डूबना। तो ये इंग्लिश में तो, उर्दू में या जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें तो डूबना और तैरना जो है वो सेम ही यूज़ होता है, लेकिन इंग्लिश में ये वर्ड डिफरेंट है। जब आपने डूबने तैरने की बात करनी है तो ड्राउन एंड स्विम जो है ये आपने ह्यूमंस के लिए यूज़ करना है स्पेसिफिकली, और बाकी चीज़ों के लिए आपने फ्लॉट एंड सिंक यूज़ करना है। जैसा कि द बोट ड्राउन इन द रिवर, तो ये गलत है, दिखने में ठीक लग रहा है लेकिन यहाँ पे द बोट सैंक इन द रिवर होगा। द बॉय सैंक इन द सी, गलत है, द बॉय ड्राउन इन द सी, ठीक हो गया होगा। वी सॉ अ बंडल ऑफ स्टिक्स स्विमिंग इन द वाटर, तो ये स्विमिंग नहीं होगा, वी सॉ अ बंडल ऑफ स्टिक्स फ्लोटिंग इन द वाटर। दे कैन नॉट फ्लोट इन द रिवर, अब दे है तो इसका मतलब है इंसानों की बात हो रही है। दे कैन नॉट स्विम इन द रिवर। आफ्टर अ फियर्स सी स्टॉर्म द शिप वाज ड्राउन्ड, अब ये शिप है तो डेफिनेटली इंसान नहीं है ये। आफ्टर अ फियर्स सी स्टॉर्म द शिप सैंक, ये हमारा सही होगा। Sentence starting with pronoun it take a singular verb, तो ये बड़ा सिंपल सा रूल है, लेकिन इसका जो यूज़ है उसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें काफ़ी गलतियां करते हैं। तो सिंपल रूल है कि जो कोई भी सेंटेंस जो इट से शुरू हो रहा है, प्रोनाउन इट से, उसके साथ अपने वर्ब सिंगुलर लेना है। जैसा कि इट वर द स्टूडेंट्स हु ब्रोक द विंडो। अच्छा, अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज कैसे होते हैं, वो समझते हैं कि जहाँ पे ये जो आपका स्टूडेंट्स है ये प्लूरल में है, या यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट है वो प्लूरल में है, तो वो उस लिहाज से इसको देख रहे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। रूल के मुताबिक आपने इट को देखना, तो ये सेंटेंस होगा इट वाज द स्टूडेंट्स हु ब्रोक द विंडो। नेक्स्ट है इट वर हर टीम मेट्स हु एनकरेज्ड हर टू प्ले द मैच। अब इस तरह के सेंटेंस में
बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि वो जो है टीम मेट्स लग रहा होता है, उनको लग रहा होता है कि ये प्लूरल है, सेंटेंस की सेंस प्लूरल है, तो लिहाजा यहाँ पे इट वर्क जो है सही है, ये इसको वो सही कर बैठेंगे, तो ये गलत है। तो इट वॉज हर टीम मेट्स हु इनकर्ड हर टू प्ले द मैच, क्योंकि जो सेंटेंस इट से स्टार्ट होगा उसमें हमने वर्ब की फॉर्म जो है वो सिंगुलर रखनी है। इट वर दे हु हेल्प्ड अस, इट वॉज दे हु हेल्प्ड अस। Use the word refuse generally for negative reply in case of any work, whereas use the word deny specifically in case of statement or narration. देखें व्यूअर्स, रिफ्यूज और डिनाई इनका मीनिंग एक ही है, इनकार करना, लेकिन इंग्लिश के अंदर ये डिफरेंट जो है आप कह लें सेंस तो सेम ही होगी, लेकिन डिफरेंट चीज़ों के लिए, जैसे हमने पीछे पढ़ा है ड्राउन और सिंग के हवाले से, इसी तरह हम ये है कि जो रिफ्यूज़ है ये जनरली हम यूज़ करते हैं किसी भी बात के इनकार के लिए, ठीक है, कोई काम है, कोई भी बात है, तो जनरली हम कहते हैं कि इनकार किया यानी कि रिफ्यूज़ किया। डिनाई जो है, ये बात ध्यान में रखना है कि जनरल सेंस में नहीं, ये स्पेसिफिकली यूज़ होता है जब आप किसी स्टेटमेंट को, किसी नरेशन को रद्द कर रहे हैं, ठीक है, इनकार कर रहे हैं, तो रिफ्यूज़ जनरली, और डिनाई जो है ये आप कह लें कि थोड़ा फॉर्मल वर्ड है, ठीक है, ये आपने किसी रिपोर्ट के लिए, किसी स्टेटमेंट के लिए, किसी नरेशन के लिए यूज़ करना है। अभी एग्जांपल्स में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। शी रिफ्यूज द कंडीशंस ऑफ द प्रपोजल। अब प्रपोजल की बात हो रही है तो डेफिनेटली एक फॉर्मल चीज़ होती है, तो यहाँ पे रिफ्यूज नहीं आएगा। शी डिनाइड द कंडीशंस ऑफ द प्रपोजल। दे डिनाइड टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना ये एक जनरल बात है, तो यहाँ पे डिनाइड नहीं, दे रिफ्यूज टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। सिमिलरली शी डिनाइड टू गो देयर, ये भी गलत है, शी रिफ्यूज टू गो देयर। दे रिफ्यूज द स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट एक फॉर्मल चीज है, तो दे रिफ्यूज नहीं होगा, दे डिनाइड द स्टेटमेंट। सी, ही रिफ्यूज द रिपोर्ट, रिपोर्ट भी फॉर्मल है, ही डिनाइड द रिपोर्ट। शी डिनाइड टू हेल्प हर नेबर, तो यहाँ भी जनरल सेंस में बात हो रही है तो रिफ्यूज यूज करेंगे, शी रिफ्यूज टू हेल्प हर नेबर। नेक्स्ट है, वी इन्वाइटेड देम टू आवर हाउस बट दे डिनाइड टू कम, तो यहाँ पे डिनाई नहीं यूज होगा, वी इन्वाइटेड देम टू आवर हाउस बट दे रिफ्यूज टू कम। The name of the newspapers, magazines, reports, books, poems and essays etc. take a singular verb. अच्छा, होता क्या है, कुछ न्यूज़पेपर्स, कुछ मैगजीन्स, कुछ पोएम्स, कुछ एसेज, ये ऐसे होते हैं कि इनके आखिर में एस आ रहा है या ई एस आ रहा है, ये इनकी शेप दिखने में प्लूरल लग रही होती है स्टूडेंट्स को, तो इसलिए वो गलती कर बैठते हैं कि उनके साथ वो प्लूरल वर्ब ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपने सेंस में जाना है, जहाँ भी इस तरह की कोई चीज़ है, बेशक वो दिखने में प्लूरल नज़र आ रही है, लेकिन आपने उसके साथ यूज़ करना है सिंगुलर वर्ब। जैसे कि द वर्ड टाइम्स, अब ये एक मैगजीन का नाम है, लेकिन ये टाइम्स लगा हुआ है तो स्टूडेंट समझ लेते हैं कि ये प्लूरल है, लेकिन ऐसा नहीं है। द वर्ड टाइम्स आर अ वेरी पॉपुलर मैगजीन, ये गलत है, द वर्ड टाइम्स इज अ वेरी पॉपुलर मैगजीन। डैफोडिल्स, अब यहाँ पे भी चूंकि आखिर में ऐसा है तो स्टूडेंट समझते हैं कि ये कोई ज़्यादा चीज़ें हैं, तो डैफोडिल्स आर रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, गलत है, द डैफोडिल्स इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है द अरेबियन नाइट्स। अब एंड पे नाइट्स है तो इससे भी ऐसे लग रहा है दिखने में कि ये प्लूरल है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, तो ये बुक है, तो इसलिए ये सिंगुलर वर्ब लेगी। द अरेबियन नाइट्स आर एन एक्सीलेंट बुक, ये गलत है, द अरेबियन नाइट्स इज एन एक्सीलेंट। फ्रेज स्पीक द ट्रूथ is used to express truth, whereas tell a lie to express lie. lie. सिंपली बात यह है कि जब बात होगी सच बोलने की तो बोलने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे स्पीक, और जब बात होगी झूठ बोलने की तो बोलने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे टेल। अच्छा, ये एक ऐसी गलती है जो कि दिखने में नजर नहीं आती, यानी सेंटेंस ग्रामेटिकली भी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा और स्टूडेंट समझते हैं कि ठीक है, ये इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि झूठ के लिए टेल होगा और जो है सच के लिए स्पीक होगा। अभी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यू शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ। अब जो बच्चा है जिसको ये रूल नहीं पता वो समझ सकता है स्टूडेंट्स के ये तो ठीक है सेंटेंस, लेकिन ये गलत है, बात हो रही है सच की, लिहाजा यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। गुड पर्सन ऑलवेज टेल द ट्रूथ, ये भी गलत है ऊपर वाले सेंटेंस की तरह, तो सही होगा गुड पर्सन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नेवर स्पीक अ लाई, झूठ के साथ स्पीक नहीं हो सकता, ठीक है,
तो जो करेक्ट होगा वो होगा नेवर टेल अ लाई। The word open is used to express opening of the door, etc. Whereas untie to express opening of knot, etc. देखें, जब कोई दरवाज़ा, कोई खिड़की, इस तरह की कोई चीज़ आपने खोलनी है तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे ओपन, और जब कोई गिरा वगैरह आपने खोलनी है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे अनटाई। तो वैसे ये तो कोई इतनी ज़्यादा कोई परेशानी वाली या ना समझ में आने वाली बात तो नहीं है, लेकिन चूँकि इसमें गलती का इम्कान मौजूद है तो इसलिए मैंने इसको भी बताना ज़रूरी समझा। शी अनटाइड द डोर एंड एंटर द क्लासरूम, तो डेफिनेटली आपने खैर कहीं देखा भी नहीं होगा अनटाई, लेकिन आ भी सकता है, तो लिहाजा शी ओपन द डोर एंड एंटर द क्लासरूम। इसी तरह ओपन दीज नॉट्स, अच्छा ये हो सकता है, ये थोड़ा सा सेंटेंस तो है ना ये कंफ्यूजिंग है, अगर आप एक फ्लो में जा रहे हैं, तेज़ी में या बेध्यानी में, तो हो सकता है कि आप यहाँ गलती कर लें। तो ओपन दीज नॉट्स प्लीज, ये सेंटेंस गलत है, करेक्ट होगा अनटाई दीज नॉट्स प्लीज। ऑलवेज यूज द वर्ड कीप फॉर बियर्ड रेदर देन वियर। सिंपल सी बात है, जो दाढ़ी होती है, बियर्ड होती है, वो रखी जाती है, पहनी नहीं जाती, ठीक है ना। उसके लिए वियर का वर्ड जहाँ भी लिखा होगा वो गलत है। आप कीप यूज़ कर सकते हैं या आप हैव यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि डज ही वियर अ लॉन्ग बियर्ड, गलत है। डज ही हैव अ लॉन्ग बियर्ड, ठीक है, ये ठीक होगा। वियरिंग अ बियर्ड इज एन ऑब्लिगेशन फॉर मुस्लिम्स, ये भी गलत है। हैविंग बियर्ड इज एन ऑब्लिगेशन फॉर मुस्लिम्स, तो वियरिंग नहीं आपने बिल्कुल यूज़ करना। नेक्स्ट है ही वियर्स अ शॉर्ट बियर्ड, गलत है। ही कीप्स अ शॉर्ट बियर्ड, ये ठीक होगा। नेक्स्ट है ऑफ ईच ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। जी, जहां पे भी आपने ऑफ ईच यूज करना है वहां पे वर्ब हमने सिंगुलर लेने। उसमें एक बड़ी लॉजिक है। देखिए, ऑफ ईच से मुराद ये है कि आप किसी ग्रुप के हर एक इंडिविजुअल का अलग-अलग से मेंशन कर रहे हैं, आप सिंगुलरली आप हर एक को जिक्र कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिहाजा वर्ब आपका फिर सिंगुलर होगा, जैसे कि ईच ऑफ अस हैव अ कार, गलत है। ईच ऑफ अस हैज अ कार, हम में से हर एक के पास एक कार है, तो हम में से हर एक, तो अब सिंगुलर हो गया ना, तो लिहाजा हैव की बजाय हैज होगा। नेक्स्ट है डू नथिंग ऑलवेज टेक प्रेजेंट टेंस। हाँ जी, ये बड़ा याद रखने वाली चीज है। जहां भी कहीं डू नथिंग आ जाए आपका, तो उसके साथ आपने प्रेजेंट टेंस यूज करना, ये याद रखना है। ये गलती करते हैं स्टूडेंट अक्सर ही, तो डू नथिंग के साथ प्रेजेंट टेंस लेंगे, जैसा कि ये है दे डिड नथिंग बट प्लेड, तो ये गलत हो गया। दे डिड नथिंग बट प्ले, अब गलती कैसे होती है, यहाँ पे डिड लगा हुआ, स्टूडेंट समझते हैं ये पास्ट की बात है, तो बस ठीक है, प्लेड सही है, तो ये गलत है। आप जहां भी डू नथिंग या डिड नथिंग है तो उसके साथ आपका वर्ब यूज होगा प्रेजेंट टेंस, सॉरी टेंस यूज होगा प्रेजेंट टेंस। तो लिहाजा दे डिड नथिंग बट प्लेड, तो ये इसकी जो करेक्ट फॉर्म होगी वो होगी दे डिड नथिंग बट प्ले। व्यूअर्स, हमारी जो करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स वाली एक्सरसाइज थी टॉपिक वर्ब के ऊपर, वो कंप्लीट हो गया है, अख्ताम पजीर हो गई है। 108 सेंटेंसेस यानी 108 सेंटेंसेस के ऊपर मुश्तमिल थी ये एक्सरसाइज, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी। बड़ी मेहनत से मैंने इसे आप लोगों के लिए तैयार किया और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप इसको कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह वर्ब के हवाले से, जो वर्ब के टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन या कोई सेंटेंस ऐसा नहीं रह जाएगा जो आपकी नज़रों से नहीं गुजरा होगा, यानी जिसमें गलती का इम्कान होता है, जो कॉमनली कमिटेड एरर्स होती हैं स्टूडेंट से। तो हर तरह के एग्जाम में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, नाम चेंज हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट जो है गलतियों का, उनकी करेक्शन का यही रहेगा। इसके अलावा ये वैसे भी आपके लिए करना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि आप MCQs वाले क्वेश्चन के अंदर ही क्लियर हो रहे हैं। तो आप लिख रहे हैं, बोलचाल के दौरान, लिखने के दौरान अगर आप गलतियां करते हैं तो आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन आपने गलतियां बहुत सारी कर ली हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, और जो कुछ कॉमन एरर्स होती हैं जो दूर से नज़र आ जाती हैं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको, तो वो एरर्स से पाक लिखना जो है ये बहुत ज़रूरी है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसीलिए हर एक टॉपिक के बाद जो है ये मैं एक्सरसाइज रखता होता हूँ, ताकि जो गलतियाँ हैं, देखें ना, मेथोडोलॉजी तो आपको पता चल गया है, वर्ब का आपको पता चल गया है, लेकिन ये एक्सरसाइज के बगैर जो है ना गलतियाँ आपकी ख़त्म नहीं होंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है इसको करना। और इसके बाद एक एक्सरसाइज जो है, लास्ट जो हमारा टॉपिक रह गया वर्ब के ऊपर, वो भी एक एक्सरसाइज है, वो है जो करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए, ये जो हमने एरर्स किए हैं, जो हमने ये करेक्शन किए हैं जिन एरर्स की, ये हैं ग्रामेटिकल एरर्स।
कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो ग्रामेटिकली ठीक होते हैं लेकिन उनका एक्सप्रेशन ख़राब होता है, तो वो भी आपका बड़ा एक नेगेटिव जो है इम्पैक्ट पड़ता है जो रीडर है, जो आपके लिखे हुए को पढ़ रहा है, तो इसलिए उनका दूर करना भी ज़रूरी है। तो हर टॉपिक के साथ एक करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स वाली एक्सरसाइज होती है और एक एक्सरसाइज होती है एरर्स ऑफ एक्सप्रेशन वाली। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो एरर्स ऑफ एक्सप्रेशन वाली है, उसको भी इसी तरह से डिज़ाइन किया है जिस तरह इसको किया है। उसके करने के बाद इंशाल्लाह जो वर्ब होगा आपका टॉपिक, उसके अंदर आप गलती नहीं करेंगे इंशाल्लाह, हर तरह से ये गलतियों से पाक हो जाएगा आपका ये टॉपिक, लिखते हुए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि उस जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है कॉमन एरर्स ऑफ एक्सप्रेशन वाली, उसको भी ज़रूर देखें। और इसको जब आपने हल करना है ना, तो कोशिश करें पहले इसे भी आप सेल्फ टेस्ट वाले वे में करें, यानी 108 सेंटेंस हैं तो पहले आप करेक्ट सेंटेंसेस को ना देखें, खुद से करें इनको, फिर अपनी गलतियां निकालें, फिर उनको करेक्ट करें, फिर देखें, फिर रिवाइज करें। तो प्रैक्टिस करेंगे जितनी, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और मुझे उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज को देखने के बाद, करने के बाद आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और जो हमने थ्योरी में वर्क के टॉपिक को पढ़ा है वो सारी चीज़ें एक मरतबा फिर आपकी रिवाइज हो चुकी होंगी। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।